Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 3 video of the story of village Palampur, chapter 1 Economics, class 9th NCERT. Now let's continue with the 5th section of this chapter, who will provide the labor. Land के बाद labor second necessary है production की. मेन नेसेसरी है लैंड. लैंड नहीं होगा तो लैंड की बिना प्रोडक्शन नहीं होगी. उसके बाद आता है लेबर. जो फार्मिंग है, फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है कि हमें अच्छी ग्रेन्स मिले, फसल अच्छी उगे. इसलिए हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, उन पे वो अपनी फैमिली के साथ खुद ही ऐसे खेती वगैरह करते हैं. लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो फार्म लेबरर्स हायर करते हैं, फार्म लेबरर्स, और उन्हें डेली की सैलरी देते हैं कि आज तुम्हारा ऐसा काम हुआ है, ये लो तुम सैलरी लो. और उन फार्म लेबरर्स की सैलरी भी अच्छी सफल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर सफल अच्छी होगी और जो ओनर होगा लैंड का उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इन्हें सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी. जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो तो या फिर लैंडलेस फैमिलीज से आए होते हैं या फिर जिन फैमिलीज के पास छोटा प्लॉट है कल्टीवेशन करने के लिए. और जो फार्मर्स होते हैं उनके पास तो उनके पास ऐसे पूरा हक होता है कि वो क्रॉप्स का जो करना चाहे वो कर सकते हैं. लेकिन जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनका कोई हक नहीं होता क्रॉप्स के ऊपर, खाली उन्हें सैलरी मिलती है काम के बदले. रोज़ की उन्हें सैलरी मिलती थी, और जो सैलरी की फॉर्म थी वो तो या पैसे हो सकते थे या फिर कोई ऐसे क्रॉप की फॉर्म में कि हमने ये उगाया तुम ये ले सकते हो, और या फिर वो ऐसे कुछ भी खाना भी देते थे, मील्स, उनके डेली मील्स वगैरह देते थे सैलरी के रूप में. और जो सैलरी होती थी वो उन्होंने जितना काम किया है इसके ऊपर डिपेंड होती थी, क्रॉप उन्होंने कैसी उगाई है उसके ऊपर डिपेंड होती थी, और जैसे कोई सोइंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड होती थी. और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट होती थी, या तो वो डेली एक काम करेंगे, मतलब वो रोज़ एक जगह आ जाएंगे, या फिर एक दिन आएंगे वो वहाँ पर, या फिर एक पूरे साल में वहीं काम करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर काम के लिए आएंगे. जैसे हार्वेस्टिंग के लिए आया, पर्टिकुलरली हार्वेस्टिंग के अलावा वो वहाँ कुछ नहीं करेंगे, उन्हें उसी की सैलरी मिलेगी. या फिर सोइंग के लिए आएंगे, ऐसे पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए आएंगे. अब बुक में कन्वर्सेशन दिखाई हुई है दाला और रामकली के बीच में, ऐसे ये वेजेस वगैरह को लेकर है. जो दाला है वो एक लैंडलेस लेबर है, वो दूसरों के फार्म में जाके ऐसे काम करता है डेली वेजेस के ऊपर. मतलब वो एक दिन कहीं काम करता है, एक दिन कहीं काम करता है, इसलिए उसे रोज़ रोज़ ऐसे काम ढूंढने की ज़रूरत होती है. जो गवर्नमेंट है उन्होंने 300 रुपये पर डे ये सेलेक्ट करके रखी हुई है अमाउंट, ये तो मिलेगी. लेकिन जो दाला था उसे खाली 160 रुपीज़ मिलते थे डेली के, ये तो काफ़ी कम है. पालमपुर में फार्म लेबरर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता था. अगर एक वहाँ जा रहा है कहीं काम मांगने, उससे पहले कोई दूसरा फार्म लेबर पहुँच जाता था. ऐसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता था उनके बीच में, जैसे आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है जॉब्स के बीच में. पालमपुर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था फार्म लेबरर्स के बीच में काम को लेकर, इसलिए कुछ लोग ऐसे कम सैलरी में ही हाँ बोलते थे कि हम कर लेंगे. दाला ने भी ऐसे किया था. दाला अपनी सिचुएशन को ऐसे कंप्लेन कर रहा होता है रामकली के साथ, जैसे हम करते हैं थोड़ा चुगली टाइप. फिर जो बोथ दाला और रामकली हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं विलेज में. 6th section of this chapter is the capital needed in farming. अब फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स यूज़ होते हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए. और पहले ऐसे नेचुरल तरीक़ों से फार्मिंग होती थी, इसलिए पहले कम पैसा चाहिए होता था. अब जो ऐसे स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें पैसा बोरो करना पड़ता था कैपिटल के लिए, यानी जो रॉ मटेरियल वगैरह ऐसे सामान होते हैं वो सामान ख़रीदने के लिए उन्हें पैसा बोरो करना पड़ता था. और वो पैसा बोरो करते थे लार्ज फार्मर्स जिनकी अच्छी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, अच्छा उनका ट्रेड वगैरह ऐसे चल रहा है. मनी लैंडर्स, विलेज में कुछ ऐसे मनी लैंडर्स होते थे जो वैसे मनी उधार में देते थे पैसा, और उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा होता था. ट्रेडर्स रहते कल्टीवेशन का सामान वगैरह ट्रेड करते हैं, बेचते हैं, वो भी देते थे लोन्स टाइप. लेकिन उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था. जैसे
अगर 30,000 का लोन दिया उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के देते थे कि तुम जब वापस करोगे तुम्हें इतना और पैसा देना पड़ेगा। और वो जो लोन होता था उसे उधारी चुकाने में उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता था उनके ऊपर। अब अगर हम स्मॉल फार्मर्स को मीडियम और लार्ज फार्मर्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो फिर स्मॉल फार्मर्स के पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास उन्होंने अपनी सेविंग करके रखी है फार्मिंग के थ्रू। उन्होंने फार्मिंग की, उनके पास पैसा है, उन्होंने वो सेव करके रख लिए। और इसलिए जब उन्हें ऐसे कुछ सामान लाने की ज़रूरत पड़ती थी फार्मिंग के लिए, उन्हें किसी से ऐसे पैसा बोरो करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास इनकी सेविंग्स क्यों है और स्मॉल फार्मर के पास क्यों नहीं है? मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास उनकी सेविंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास ऐसे बड़ी ज़मीनें होती हैं थोड़ी, उनके ऊपर वो पहले अपनी फैमिली के लिए उन्हें जितना चाहिए खाना उतना प्रोड्यूस करके जो बच गया वो मार्केट में सेल करके आते थे। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी फिर जितना ज़्यादा बचेगा वो उतना ज़्यादा मार्केट में सेल करेंगे, और जितना ज़्यादा वो मार्केट में सेल करेंगे उन्हें उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और उन पैसों को वो ऐसे सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उनके पास काफ़ी छोटा सा प्लॉट होता था जिस पे कम प्रोडक्शन होगी, और कम प्रोडक्शन होगी तो कम पैसा मिलेगा, तो ऐसे लिवलीहुड भी अपना चलाना होता है रोज़ रोज़ का, तो सेविंग्स हो ही नहीं सकती। और कुछ स्मॉल फार्मर्स के पास तो लैंड भी नहीं था, वो फार्म लेबरर्स थे। 7th सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। पहले ये देखो, जो अभी मैंने बताया कि जो ऐसे पहले अपनी फैमिली में ऐसे लगा के जितनी वीट वगैरह चाहिए खाने के लिए, जो बच गए उसे मार्केट में सेल कर दो, सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा करते हैं फार्मर्स। अब जो बुक में लिखा है वो है, हम ये सपोज करते हैं कि फार्मर्स ने वीट अपने लैंड पे प्रोड्यूस कर ली 3 फैक्टर से प्रोडक्शन के, और वो अच्छे से वीट हार्वेस्ट भी हो गई, प्रोड्यूस भी हो गई, सब कुछ उसका कंप्लीट हो गया। तो फार्मर्स क्या करते हैं उस वीट के साथ? तो वो जो वीट होती है वो पहले अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, और फिर जो बच जाती है वो मार्केट में बेच देते हैं, सेल द सरप्लस वीट। और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, सविता गोविंद के जैसे वो होते हैं, सविता गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। सविता और गोविंद के जो बच्चे हैं उनके पास कम सरप्लस वीट होती है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम होती है। जिस लैंड एरिया पे वो प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी छोटा है, और लैंड छोटा है तो फिर प्रोडक्शन कम होगी, इसलिए वो लोग ऐसे मार्केट में नहीं बेच पाते थे वीट, वो उनकी फैमिली के लिए ही रखी रह जाती थी। इसलिए जो वीट वगैरह ऐसे मार्केट में बेचते हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही बेचते हैं मार्केट में। पिक्चर 1.1 में हम देख सकते हैं कि बुलॉक कार्ट और ट्रैक्टर ये वीट वगैरह लेके जा रहे हैं, यहाँ से मार्केट में लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर ये ऐसे होलसेलर्स को बेचेंगे, फिर होलसेलर्स वही वहाँ से होलसेल मार्केट से शॉपकीपर्स ले जाएंगे टाउन और सिटीज़ में। ऐसे वहाँ पर वीट वगैरह होती है टाउन और सिटीज़ में। इसी मेथड के थ्रू वहाँ तक ये वीट वगैरह सब पहुँच पाता है। अब तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, उसकी लैंड पे वो 350 क्विंटल आराम से उगा लेता है। 350 क्विंटल्स का मतलब 35,000 kg हो गया वो। लेकिन जो वो ऐसे सब उगाता है वीट वगैरह, वो अच्छी खासी रायगंज मार्केट में बेच के आ जाता है और उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब तेजपाल अपनी इन अर्निंग्स के साथ, इन पैसों के साथ क्या करता है? पिछले साल तेजपाल सिंह ने अपने बैंक अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा जमा किया था। फिर बाद में उसने अपनी सेविंग्स को सविता जैसे फार्मर्स को लेंड किया, उन्हें उधारी दे दी उन पैसों से, क्योंकि उन्हें लोन चाहिए था, उन्हें पैसा चाहिए था कैपिटल वगैरह के लिए। और उसने उन सेविंग्स को अगले साल मतलब अगली बार उसने वर्किंग कैपिटल वगैरह चाहिए होता है, रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है फार्मिंग के लिए, उसने वो सेविंग्स वो सारा सामान ऐसे लाने में यूज़ किया। अब इस साल तेजपाल सिंह ने सोचा है कि वो एक ट्रैक्टर लाएगा अपनी अर्निंग्स से। अब वो एक और ट्रैक्टर लाएगा तो फिर उस ट्रैक्टर से उसकी फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज होगी। अब पालमपुर विलेज में तेजपाल सिंह के जैसे ही और मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो कि सरप्लस वीट
मार्केट में बेचते हैं, तो ऐसे उनकी अर्निंग्स जो सेविंग्स होती हैं उनकी, वो अगले सीज़न में और ऐसे सामान वगैरह ख़रीदने के काम आ जाती हैं। कुछ फार्मर्स उन सेविंग्स से ट्रक्स, कैटल और ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदते हैं, कुछ अपनी शॉप्स सेटल कर लेते हैं। और ऐसे ही जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि डेयरी टाइप, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गई, ऐसे ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का भी राइज होता है। That's all for this video. Now we will meet in the part 4 of this video. Like this video, share और subscribe. Like करना मत भूलना. Thanks for watching.